नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट मेंस 2023 लेवल 1 में काफी प्रश्नों के उत्तर चेंज कर दिए गए, काफी प्रश्न डिलीट कर दिए गए। उसके बाद छात्रों में काफी रोष है। छात्र राजस्थान सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर इनको न्याय कब मिलेगा ये तो नहीं पता, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। छात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर पर कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आखिरकार आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करूंगा जिसका पहले पेपर सेटर ने कुछ और आंसर दिया, उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ और आंसर दे दिया। क्या वो सही किया या छात्रों के साथ अन्याय हुआ? प्रश्न कौन सा था? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं मेरे चैनल पर ऐसे ही 2 प्रश्नों पर पहले चर्चा कर चुका हूं। एक्सपर्ट कमेटी ने कितना सही किया, क्या अन्याय हुआ, क्या एविडेंस थे, क्या वो प्रश्न डिलीट होने योग्य थे या प्रश्नों के उत्तर चेंज होने योग्य थे या गलत किया, वो मैं विस्तार से बता चुका हूं। मेरे चैनल पर जाकर उन 2 प्रश्नों के बारे में आप देख सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं कई प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एविडेंस भी दिखाऊंगा किस प्रकार से अन्याय होता है, किस प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी का खेला होता है, कहां तक पेपर सेटर और एक्सपर्ट कमेटी सही होती है। आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। प्रश्न कौन सा है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है, और आगे आने वाले कई प्रश्नों पर काफी छात्र मैसेज करते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं, एविडेंस भेजते हैं। उन सभी को देख रहा हूं मैं, जो जो उचित लग रहा है उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। आप धैर्य रखें, मेरे चैनल पर जुड़े रहें और शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम छात्रों के पास मेरी आवाज पहुंचे। शेयर करोगे तब जनता के पास, तमाम लोगों के पास आवाज पहुंचेगी कि किस प्रकार से एक्सपर्ट कमेटी अन्याय करती है। सबसे पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार आज एक ऐसा प्रश्न है जिसको एक्सपर्ट कमेटी ने दूसरा आंसर दिया और पेपर सेटर ने दूसरा आंसर दिया। इसकी वजह से हजारों छात्र नौकरी से वंचित होंगे। अब यह भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रश्न में खामी थी या पेपर सेटर पेपर बनाने में गलती कर दी, प्रश्न बनाने में गलती कर दी, या एक्सपर्ट कमेटी सही है आखिरकार क्या? देखिए, आप इस वीडियो में मैं पूरा विस्तार से अपने ओपिनियन रखूंगा, आप जरूर देखिए। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका आरटी एक्ट 2009 से संबंधित है। भले ही प्रश्न में वो मेंशन नहीं है, लेकिन प्रश्न आरटी एक्ट 2009 से संबंधित है। आपकी स्क्रीन पर है, देखिए प्रश्न कौन सा। ये आपके रीट लेवल 1 में 2023 मेंस एग्जाम में पूछा गया। इस प्रश्न में पहले पेपर सेटर ने आंसर जो दिया, बोर्ड ने जो प्राइमरी आंसर की जारी की, उसमें ऑप्शन सी 4 माना। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी ने इसका आंसर डी कर दिया, मतलब 5। प्रश्न क्या है, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करता हूं। उसके बाद कानून क्या कहता है, जो आपका निःशुल्क शिक्षा अधिनियम है 2009 का, जो राइट टू चिल्ड्रन एक्ट 2009, ये क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है, इस प्रश्न में कैसे खामी है या एक्सपर्ट ने सही किया है। आप विश्लेषण पूरा जरूर देखिए और तमाम जगह आप शेयर जरूर कीजिए। प्रश्न पहले इंग्लिश में रीड करता हूं। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, इफ एनी अपर प्राइमरी स्कूल हैज ए टोटल इनरोलमेंट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, then how many teachers have to be provided by the government in that school? हिंदी में प्रश्न है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? सीधा सा पूछा है कि टोटल एक स्कूल है अपर प्राइमरी की, उसमें 130 अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं। अब उसमें कितने टीचर होंगे, ये पूछा है। सबसे पहले आरटी एक्ट पर चर्चा करते हैं कि आरटी एक्ट क्या कहता है। आरटी एक्ट का प्रावधान आपके स्क्रीन पर है, आप पढ़िए। वैसे आप पढ़ें क्योंकि एग्जाम में आरटी एक्ट था। तो आरटी एक्ट ये कहता है कि यदि आपके, पहले तो इस प्रश्न में काफी लोगों के ऑब्जेक्शन जो आ रहे हैं, किस प्रकार से गलती है उस बात पर मैं चर्चा करता हूं। छात्रों का कहना है कि प्रश्न में यह नहीं लिखा हुआ कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में आपके 130 अभ्यर्थी हैं या कक्षा 6 से कक्षा 8 में आपके 130 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि राजस्थान में
जो अपर प्राइमरी स्कूल है वो डिजाइन इस प्रकार से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक स्कूल बनी हुई है, या प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक बनी। 6 से 8 मात्र ये आपकी 3 क्लासों की कोई स्कूल नहीं है, कक्षा 1 से कक्षा 8 या कक्षा 1 से कक्षा 5। तो छात्र इस बात में कंफ्यूजन है कि ये जो 130 अभ्यर्थी हैं अपर प्राइमरी स्कूल है, ये आपकी कक्षा 1 से कक्षा 8 के अभ्यर्थी हैं या कक्षा 1 से कक्षा 5 दोनों के मिलाकर के हैं, या कक्षा 6 से कक्षा 8 के हैं। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट बात करूंगा, जब अपर प्राइमरी स्कूल लिखा जाता है तो उसमें आपको 130 अभ्यर्थी अपर प्राइमरी स्कूल के ही काउंट करने होंगे, जो कक्षा 6 से कक्षा 8। जब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात की जाती है, एनसीटी की, तो वो अपर प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 8 बताता है, प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 5 बताता है। उसके जब आप उसके अधिनियम अधिसूचनाएं जब पढ़ेंगे, और आरटी एक्ट भी यही बताता है। आरटी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अपर प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 8। बट अपन इसमें बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करेंगे कि जो अपर प्राइमरी सेक्शन है कक्षा 6 से कक्षा 8 में 130 अभ्यर्थी हैं। उसमें कानून ये कहता है कि आपके 35 यदि 100 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे तो उसमें आपका एक प्रधानाध्यापक होगा जो पूर्णकालिक होगा। इसी के साथ जो आपके शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा पर भी अंशकालिक शिक्षक होंगे। ये आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि 35 बच्चे होते हैं, 35 स्टूडेंट पर एक टीचर होगा। जब आप अधिनियम को पढ़ेंगे तो उसमें साफ ये आपको डिफरेंट आ रहा है नजर। अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों में अंतर है। 35 स्टूडेंट पर एक अध्यापक होगा। जब आपके स्टूडेंट की संख्या जब 100 से ऊपर हो जाए तब तो आपको एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होगी। अब इसमें एरर क्या है? जब आप 130 में 35 का भाग देंगे, भाई 35 अभ्यर्थियों पर स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, तो 130 है टोटल। उस पर जब आप 35 का भाग देंगे, 35 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 पॉइंट कुछ आएगा, जो आप 4 मान सकते हैं। और पेपर सेटर ने इसी का आंसर 4 दिया था पहले। उसके बाद ऑब्जेक्शन लगे। उसके बाद अब एक्सपर्ट कमेटी ने इसका आंसर 5 कर दिया। ये 5 कैसे कर दिया? इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी ने प्रधानाध्यापक को इंक्लूड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानाध्यापक इंक्लूड होगा? क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड हेडमास्टर? अध्यापक और प्रधानाध्यापक में अंतर क्या है? तब आप बात करेंगे। कई पहलुओं पर चर्चा करूंगा, आप समझिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जब आरटी एक्ट में बात किया जाए तो उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रधानाध्यापक इंक्लूड करना है या नहीं करना है। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रखा। जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रधानाध्यापक को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो सस्पेंस तो बन गया, विवादास्पद स्थिति तो बन गई कानून के तौर पर ही। लेकिन दूसरी जो बात आती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों में अंतर क्या है। बट आरटी एक्ट में एक चीज जरूर डिफाइन है कि सामाजिक विज्ञान का एक टीचर, विज्ञान और गणित का एक टीचर और भाषा का एक टीचर, जो भी भाषाएं होती हैं। प्रधानाध्यापक किसका टीचर होगा? सब्जेक्ट के टीचर तो आपने डिफाइन कर दिए, बट प्रधानाध्यापक तो किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता है, तो वो कैसे काउंट होगा, इंक्लूड कैसे होगा? जब इस प्रश्न को कानून में स्पष्टीकरण नहीं है तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में एक आरटीआई लगाइए, उनसे पूछिए कि आपकी पद सर्जित करने के रूल क्या है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी में आप पद सर्जित किस आधार पर करते हैं? छात्रों की संख्या होने पर आप प्रत्येक स्कूल में आपको मिल जाएंगे, तमाम बच्चों की संख्याएं मिल जाएंगी, शायद ऑनलाइन भी होगी शाला दर्पण पर। वहां पर कितने अध्यापक, कितने प्रधानाध्यापक। अब अध्यापकों की संख्या में प्रधानाध्यापक को इंक्लूड कैसे किया जाता है? दोनों का डेजिग्नेशन भी अलग अलग है, दोनों की ड्यूटी बात की जाए तो तभी मैं बात कर रहा था दोनों में अंतर क्या है। जब आप अध्यापक और प्रधानाध्यापक के कार्य, फंक्शंस पर जब चर्चा करेंगे तो दोनों के अलग अलग हैं। अध्यापक किसी सब्जेक्ट का होता है, प्रधानाध्यापक होता है स्कूलों को मैनेज करना और कई सारे उसके कार्य। दोनों के फंक्शंस, दोनों के कार्य में भी अंतर है। इसीलिए उन्होंने आरटी एक्ट
मेंशन किया कि 130 से ज्यादा 100 से ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको एक प्रधानाध्यापक होगा। अब प्रधानाध्यापक कितनी क्लास लेता है यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपने ही सब्जेक्ट की ले सकता है। यदि उस काउंट में किया जाए, जब सबसेट कैटेगरी में समूचे में जब जाया जाए कि यदि प्रधानाध्यापक की ड्यूटी अपन अध्यापक में काउंट कर लिया जाए, वैसे मैं बताऊं पहली प्राइमरी कंडीशन के बेस पर कानून में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि प्रधानाध्यापक को इंक्लूड करके बताया जाए या नहीं। अस्पष्टीकरण है तो वहां से विवादास्पद ही बन रही है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये आती है, लेकिन वहां पर एक कंडीशन जरूर आती है कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों में डिफरेंस है, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन ये बात मान ली जाए कि अध्यापक की ही कैटेगरी में सबसेट में या उसको कैसे भी करके प्रधानाध्यापक को इंक्लूड कर लिया जाए, तब इस प्रश्न की डिजाइन में एक खामी है। वो प्रश्न की डिजाइन में कैसे खामी है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने कई परीक्षाएं दी होगी, उन परीक्षाओं में एक प्रश्न खासतौर पर आता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। एक दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल सदस्यों की संख्या में जब बात की जाती है तो उसमें अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों आते हैं। मात्र सदस्यों की बात की जाती है तो उसमें अध्यक्ष नहीं आता है। इसी प्रश्न में यदि यह पूछा होता, इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ होता, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। इसमें यह लिखा हुआ होता, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कुल कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे। टोटल, इंग्लिश में हाउ मेनी टोटल टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड। कुल संख्या आती तो एक बेस पर मान लेते कि इसमें प्रधानाध्यापक इंक्लूड हो जाता। जब मात्र टीचर्स की बात की जाए तो उसमें इंक्लूड कैसे होगा। मैं इसलिए इस बात पर चर्चा करी, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, यूपीएससी के सदस्यों की संख्या पूछी जाती है तो वहां पर कुल वर्ड, टोटल वर्ड मेंशन किया जाता है, क्योंकि अध्यक्ष होता है वो कभी कभी सदस्य की भी ड्यूटी करता है, वो इंटरव्यू में भी लेता है, तमाम तरीके के काम, लेकिन वहां पर कुल संख्या मेंशन की जाती है। अदरवाइज प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी। यह प्रश्न में ये देना चाहिए था कि प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत किए जाएंगे, तब प्रश्न की डिजाइन अच्छी होती। कहीं ना कहीं प्रश्न विवादास्पद में है, यह प्रश्न डिलीट होने योग्य है। यदि डिलीट नहीं करते हैं तो इसका ऑप्शन 4 ही आता है, राइट 5 नहीं आता। आप प्रधानाध्यापक को इंक्लूड नहीं कर सकते। दोनों में, अध्यापक और प्रधानाध्यापक में, दोनों में रात दिन का अंतर है। आप राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों की ड्यूटी भी पूछ सकते हैं, भी दोनों के कार्य तो डिवाइड किए होते हैं, किसका क्या काम है। जब वो टीचर की कैटेगरी में, जब दोनों की ड्यूटी अलग होगी तो वो टीचर की कैटेगरी में कैसे ले आओगे आप, टीचर की कैटेगरी में नहीं लाओगे तो आपको टोटल संख्या मेंशन करनी होगी, वो आपने मेंशन नहीं कर रखी, टोटल बताते। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में एक्सपर्ट कमेटी, तभी मैं कहता हूं कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना चाहिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ताकि छात्रों में कंफ्यूजन क्लियर हो। उन्होंने कौन से कानून, कौन सी बुक के आधार पर इसको प्रधानाध्यापक को इंक्लूड कर लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब आरटी एक्ट में मेंशन नहीं है कि प्रधानाध्यापक को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो उन्होंने किस बेस पर, कौन सी बुक में लिखा है कि प्रधानाध्यापक को इंक्लूड करना। पता तो चले, ताकि आगे भविष्य में, ताकि जो शिक्षा अधिकारी आपके सरकार के जो रूल बनाती है, शिक्षा विभाग जो पद क्रिएट करती है, वहां पर भी हम पता करें कि वहां किस प्रकार से आपके पद सर्जित होते हैं। लेकिन आप आरटीआई में लगाओ तो ध्यान रखना, आप प्रश्नात्मक सूचना बनाकर ना पूछें कि 100 अभ्यर्थियों से ज्यादा है तो कितने होंगे। आप किसी भी विद्यालय में आप ये पूछ सकते हैं कि कुल कितने अभ्यर्थी हैं, जहां पर ज्यादा अभ्यर्थी हो वहां पर कितने अध्यापकों की संख्या है, कितने प्रधानाध्यापकों की संख्या है। आप इस प्रकार से पूछ सकते हैं, जिस स्कूल में 100 से ज्यादा अभ्यर्थी हो, कि आप इस स्कूल में कुल कितने अध्यापकों की संख्या है, तो वो प्रधानाध्यापक इंक्लूड करके बताते हैं या कैसे बताते हैं।
आप दूसरे उसमें ये पूछ सकते हैं कि प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या कितनी है, तो वो बताएंगे। तब आपको मामला क्लियर हो जाएगा कि प्रधानाध्यापक जिस प्रकार से प्रश्न पूछा उसी प्रकार से उस स्कूल में देखिए कि कितने बच्चे हैं, और उसमें अध्यापक और प्रधानाध्यापक इस प्रकार से आप सूचना मांग सकते हैं। और शिक्षा विभाग से ड्यूटी रूल्स निदेशालय से मांग सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के कार्य क्या है, किस प्रकार से वो पदों का स्वीकृत करते हैं, क्योंकि निदेशालय और वहीं से शिक्षा विभाग से पद स्वीकृत होते हैं, तो वो किस बेसिस पर पद स्वीकृत करते हैं। तो ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसमें सरकार बात की गई है। अब काफी छात्रों का कहना है कि सर इसमें ओनली सरकार लिखा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार का रूल है, पार्लियामेंट से आरटी एक्ट पास किया और एनसीटी ने डिफाइन कर रखा है, तो वही रूल हर स्टेट में लागू होता है। तो इसमें वो केंद्र या राज्य का वो नहीं है, जो आरटी एक्ट है उसी के बेसिस पर होगा। मैंने ये चीज बताने की आपको पूरी कोशिश करी है। आरटी एक्ट के हिसाब से कोई इसमें स्पष्टीकरण नहीं है, बहुत विवादास्पद स्थिति है, इसको क्लियर होना चाहिए। जब दूसरे तरीके से सामान्य तरीके से जब इस प्रश्न को देखा जाता है तो ये सवाल आता है कि प्रधानाध्यापक और अध्यापक की दोनों की ड्यूटी में फर्क है, दोनों को एक कैसे मान लिया गया। आप स्कूल या कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल कभी लेक्चर लेने जाता है? प्रिंसिपल की ड्यूटी अलग होती है, लेक्चरर की ड्यूटी अलग होती है, प्राचार्य होते हैं उनकी ड्यूटी अलग होती है, प्रोफेसर लेक्चरर की ड्यूटी अलग होती है। ऐसे ही आपके व्याख्याता अलग होते हैं और आपके प्रधानाचार्य अलग होते हैं। तो वो व्याख्याता क्या प्रधानाचार्य क्या व्याख्याता होता है? तो इसमें मात्र अध्यापक वर्ड लिखा गया। अध्यापक में टीचर्स आते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं, प्रधानाध्यापक सभी का होता है, तो उसमें कैसे आएगा? वो उसका ड्यूटी अलग है। और जब पोस्ट का नाम ही अलग लिखा गया है, टीचर पोस्ट अलग से क्रिएट की जाती है, उस स्कूल में आपका हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक पोस्ट अलग से क्रिएट होती है। जब पोस्ट दोनों हैं तो टीचर्स के अंदर आप प्रधानाध्यापक को कैसे इंक्लूड कर सकते? यदि इंक्लूड करते हैं तो कुल आपका टोटल वर्ड मेंशन किया जाना चाहिए था, कुल शब्द मेंशन किया जाना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। या तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाए या प्रश्न की जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ही राइट होना चाहिए 4, या बाद में इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। यही इसका समाधान है, 5 नहीं हो सकता। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आगे आने वाले और प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।